यस, चलिए ये पढ़ रहे थे, कल हम साइक्लोट्रॉन देख रहे थे, एक बार फिर से साइक्लोट्रॉन को थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ेंगे। यस, साइक्लोट्रॉन में दो डीज होती हैं, एक होती है D1, एक होती है D2। नॉर्थ और साउथ मैग्नेट पोल होते हैं, नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ, और एक मैग्नेटिक फील्ड कन्वे होता है नॉर्थ टू स्क्रीन साउथ की डायरेक्शन डिस्प्ले से। नहीं है। ओके बेटा, सॉरी बेटा, कर रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन। गुड इवनिंग हर्षिता। ओके, चलिए तो देखिए, अब क्लियर है, सभी को दिखाई दे रहा है? क्लियर है बच्चों? ओके, सो साइक्लोट्रॉन यहाँ पे देखिए दो डीज होते हैं, कल बताया जैसे मैंने कि इसमें दो डीज होते हैं, D1 और D2। ओके, देन इसमें नॉर्थ और साउथ फील्ड मैग्नेट पोल मैग्नेट होते हैं। देन ऊपर की डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड कन्वे होता है, ये एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से आप इसमें प्लस और माइनस की पोलरिटी लगातार बदलते जाते हो। D1 प्लस तो D2 माइनस, और जब D1 D2 प्लस तो D1 माइनस। चलिए, ओके, देन इसके बाद यस, D1 D2 आर डीज, एन एस इज़ द मैग्नेटिक पोल पीसेस, डब्ल्यू इज़ द विंडो, ये डब्ल्यू यहाँ पे विंडो हुआ करती बाहर निकलने के लिए, डब्ल्यू है यहाँ पे, और बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, और ये दोनों को यदि इस तरीके से देखा जाए, इसका सेक्शनल व्यू ऊपर से ये इस तरीके से दिखता है, नीचे से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, पार्टिकल ये होता है। अब जैसे पार्टिकल को आपने मूव किया, ये वेलोसिटी दी, तो इस तरीके से एक्सलेट होते होते फाइनली विंडो से बाहर आ जाएगा। चलिए पढ़िए, हंशिका, वर्किंग एक बार फिर से पढ़िए आज। Working. Imagining D1 is positive and D2 is negative, the positively charged particles kept at the center and in the gap between the Ds get accelerated towards D2 due to perpendicular magnetic field, and according to Fleming's left-hand rule, the charge gets deflected and describes semicircular path. वेयर? When it is about to leave, D2 D2 becomes positive and D1 becomes negative. Therefore, the particle is again accelerated to into D1, where it continues to describe the semicircular path. The process continues till the charge traverses through the whole space in the Ds, and finally it comes out with very high speed through the window. एग्जैक्टली तो इस तरीके से ये ट्रेवर्स करता रहता है, एंड लगातार रोटेशंस के बाद ये एक सफिशिएंटली हाई स्पीड जब आपको मिल जाती है, तो आप विंडो ओपन कर देते हैं और ये बाहर आ जाता है। ओके, यस, थ्योरी, हाँ पढ़िए, द मैग्नेटिक फोर्स। The magnetic force experienced by the charge provides centripetal force required to describe circular path. हाँ, बट Therefore, mv square by r is equal to qvb sin 90 degree. एग्जैक्टली बच्चों, कल मैंने आपको लिखवाया था इसके बारे में कि जो आपका सर्कुलर पाथ की लिए ये जो आपको जो यहाँ पे है सेंट्रिपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा अप्लाई होता है, वो आपको सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है प्रोवाइड करता है। सो द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय द चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय द चार्ज प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ। तो अपनी अपनी कॉपी में कल आपने लिखा भी होगा, मैंने यहाँ पे रेडियस निकलवाई थी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू बी बी साइन 90। बोलो बेटा। ये बोला आज मैं 6:30 पे लीव कर दूंगा, मेरे को जाना है। ठीक है, वेयर m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, q इज द चार्ज, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पाथ, एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड। और 90 डिग्री जो है वो v और b के बीच का एंगल है। आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर से v की वैल्यू लिखिए बच्चों कॉपी में, बी क्यू आर अपॉन एम, दिस इज द वेलोसिटी। क्योंकि साइन 91 हो गया है, तो एक v से दूसरा v कैंसिल कर दो। कल ये डेरिवेशन मैंने करा दिया, दोबारा करा रहा हूँ, कल मैंने सबकी कॉपी में लिखवाए हैं, आज एक बार फिर से इसको करवा रहा हूँ। v इक्वल्स टू बी क्यू आर बाई एम। Now, so our particle have this velocity. For a particular radius r, we have the velocity v equals to bqr by m. Okay, v equals to bqr by m. Now write down, if small t is the time taken by the charge to describe the semicircular path inside the D's. Let if small t is the time taken, मतलब आधा चक्कर लगाने के लिए अगर कोई पार्टिकल जो पॉजिटिव पार्टिकल है, अगर वो t टाइम ले रहा है, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
अगर टी टाइम ले रहा है आधा चक्कर लगाने के लिए, सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो गाइज आधे चक्कर के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, 2 पाई आर का हाफ पाई आर अपॉन स्पीड हो जाएगी वी। सो 2 पाई आर अपॉन वी, तो वी की जगह बी क्यू आर बाई एम पुट करके देखो खुद से, वी की जगह बी क्यू आर बाई एम पुट करके देखो, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एम पल्टी मार के ऊपर आ जाएगा, आंसर आएगा टाइम पीरियड इक्वल टू पाई एम अपॉन बी क्यू। ये आधा टाइम पीरियड है क्योंकि यहाँ पर आपने हाफ डिस्टेंस लिए पाई आर, सो दिस इज द हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। भगा दो, चला गया। सो टाइम पीरियड इक्वल्स टू छोड़ दो, टाइम पीरियड इक्वल्स टू पाई एम अपॉन बी क्यू। डन, अंडरस्टूड, सभी को समझ में आया। वी की वैल्यू रखने से आर कैंसिल हो जाएगा। यस तो यशराज ये आधा टाइम पीरियड है, अगर आपको टोटल टाइम पीरियड करना है तो क्या कर दो, इसका डबल कर दो क्योंकि ये हाफ का है। सो टोटल टाइम पीरियड, इफ टी इज द टाइम पीरियड फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, then total time period equals to 2t. So you can write capital T equals to 2 times of small t. T is equal to 2 pi m upon bq. Okay. गुड इवनिंग निशांत। गुड इवनिंग सर। हाँ लिखा सबने भाई, यस बोलिए। टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर भाई। Yes, sir. ओके सो दिस इज द टाइम पीरियड। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का उल्टा होती है, तो उसका उल्टा कर दो। सो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। सो दैट इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। लिखिए, इफ एफ इज द फ्रीक्वेंसी then f equals to 1 upon time period, that is equals to bq upon 2 pi m। 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रिवर्स कर दीजिए, तो आपके पास में क्लियर। Yes, sir. ओके यस सर। चलिए, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़े, रफ करूं बच्चों।
लिख लिया इतना, रफ कर दूं? रफ कर दूं, आगे बढ़े? Yes, sir. यस ओके, सर। चलिए अब लिखिए बच्चों मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। कल मैंने डिराइव करवाया था ना मैक्सिमम एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वेलोसिटी की वैल्यू रखिए। सो एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए, हाफ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम आएगा। लिख लिया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब आपका स्मॉल रेडियस कैपिटल रेडियस के इक्वल होगा। क्लियर? हेलो यार, बोलो कुछ तुम लोग। यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। सो लिखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दिस एक्सप्रेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए स्मॉल आर की जगह क्या लिख लो, कैपिटल आर। ओके, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी में भी मास आ रहा है और टाइम पीरियड में भी मास आ रहा है। अगर दोनों डेरिवेशन आप अच्छे से देखो तो टाइम पीरियड में भी मास आ रहा है और काइनेटिक एनर्जी में भी मास आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मास कांस्टेंट होगा तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट होंगी। मगर आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि मास जो होता है वो बदलता जाता है किसके साथ, स्पीड के साथ, बाय द फॉर्मूला m इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 - v² अपॉन c² की पावर 1/2। नोट कर लो।
क्लियर? यस सर। ओके, चलिए हाँ पढ़ो हर्षिता। हंसिका पढ़िए ऊपर से, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। Maximum energy of the particle. Kinetic energy of the charged particle is kinetic energy is equal to half mv square is equal to half m bqr by m का whole square is equal to half b square q square r square by m. Maximum kinetic energy of the charged particle is when r is small r is equal to capital R, radius of the Ds. Kinetic energy maximum is equal to half b square q square r square by m. The expression for time period and cyclotron frequency only when m remains constant. Other quantities are already constant, but m varies with v according to Einstein's relativistic principle as per m is equal to m naught by 1 minus v square by c square whole square half. If frequency is varied in sir, what is this? Synchronization with the variation of mass. Synchronization with the variation of mass of the charged particle by maintaining b as constant to have resonance, then the cyclotron is called synchrocyclotron. If magnetic field is varied in synchronization with the variation of mass of the charged particle by maintaining f as constant to have resonance, then the cyclotron is called isochronous cyclotron. Note: cyclotron cannot be used for accelerating neutral particles. Electrons cannot be accelerated. अगर आप न्यूट्रल पार्टिकल को इस्तेमाल करेंगे तो बाय द फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा उन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? 0, और 0 चार्ज पर कभी कोई फोर्स लगता नहीं है। तो अगर आप न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे तो उन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। एक बात आगे पढ़ो बेटा। Not be accelerated because they gain speed very quickly due to their lighter mass and go out of phase with alternating EMF and get lost within the Ds. अगर आपके पास हल्के पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, क्योंकि मैंने कल बताया था कि पार्टिकल बहुत हल्का होता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आउट ऑफ कंट्रोल होकर के ये कहीं पर जाके टकरा जाएगा और फिर अपने आप को खो देगा। तो इस वजह से आप हल्के पार्टिकल को भी इसमें एक्सेलरेट नहीं करवा सकते इलेक्ट्रॉन को। चलिए बोलो क्लियर सब कुछ बच्चों? पूरा साइक्लोट्रॉन क्लियर हो गया सभी को? डन? यस ओके, चलिए अब पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज कॉल्ड एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है ना, एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ बिल्कुल एकदम ये कह लीजिए कि जैसे हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एम्पियर सर्कुटल लॉ हुआ करता है। तो क्या कहता है एम्पियर सर्कुटल लॉ? पहले सामान्य भाषा में देखने की कोशिश कीजिए, जानिए। गॉस लॉ क्या कहता था? देखो, गॉस लॉ कहता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल आपको फ्लक्स की वैल्यू देता है। गॉस लॉ क्या कहता था मैं करके बताता हूं आपको, देखिए। ओके, तो हमने गॉस लॉ पढ़ रखा है और गॉस लॉ ने ये कहा था कि किसी भी आपके पास कोई भी चार्ज कॉम्बिनेशन बटा हुआ है, कुछ भी आपके पास, मान लो कहीं पर चार्ज बिखरे हुए हैं, Q1 Q2 Q3, ये भी चार्ज है Q3 है। कह रहा था अगर इस चार्ज को लेकर के अगर आप एक सिमेट्रिक सरफेस बनाओ, एक चार्ज को लेकर के आप एक सरफेस बनाओ, सिमेट्रिक सरफेस, दैट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। तो क्या कहता था गॉस लॉ? कि इस गॉसियन सरफेस से जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर आप जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के अलोंग इंटीग्रेट करो, मतलब किसको इंटीग्रेट करो? इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के अलोंग इंटीग्रेट करो, क्लोज सरफेस के अलोंग। तो इसको क्या बोलता था मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन क्या कहलाता था? E डॉट डी एस। वो किसके इक्वल होता था बच्चों? वो होता था अंदर सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज के Q इनक्लोज्ड का
कितने गुना, 1/ε गुना। ये होता था आपका गॉस लॉ। एक बार फिर से बोलूंगा क्या होता था गॉस लॉ। द बाउंडेड सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एनी गॉसियन सरफेस is 1/ε0 times of the total charge within Gaussian surface. 1/epsilon times of the charge enclosed with that Gaussian surface। बच्चों ये होता था हमारे पास गॉस लॉ। अब गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता था। अब यहां पर क्या लगने वाला है, एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है जरा देखो। अब ये लॉ क्या कहता है देखिए जरा, ये लॉ क्या कहता है देखिए जरा। ये लॉ कुछ ऐसा कहता है कि मान लीजिए आपके पास में कुछ करंट जा रही है। जैसे मान लो सपोज ये करंट है, कुछ ये करंट है, एक करंट ये भी जा रही है, एक करंट ये भी जा रही है। तो इसका नाम ले लो I1, इसका नाम ले लो I2 और इसका नाम ले लो I3। ओके, ये तीन करंट कॉम्बिनेशंस आपके पास जा रहे हैं। तो अब आपको पता है ना बच्चों कि करंट के कंडक्टर के अक्रॉस क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ पर आप एक सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉसियन सरफेस लेते थे। यहाँ पर आप एक सिमेट्रिक रीजन ले लो एंड दैट सिमेट्रिक रीजन इज सपोर्ट टू बी एम्पीरियन सरफेस। तो वहाँ पर आप चार्जेस के लिए Q1 Q2 चार्जेस थे एंड अक्रॉस द चार्जेस आपने वहाँ पे जो सरफेस लिया था दैट रीजन इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। That region is called Gaussian surface। बट बच्चे लोग यहाँ पर करंट है ना, तो यहाँ पर करंट जो कंडक्टर्स आपके जा रहे हैं, सपोज दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। सो यू हैव टू सेलेक्ट अ symmetrical region of magnetic field। this is called Amperian loop। तो ये कहलाएगा एम्पीरियन लूप, क्योंकि वहाँ गॉसियन था, यहाँ एम्पीरियन है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बोलो यस कि नो। यस सर। ओके, ये एम्पीरियन लूप है। तो गॉस क्या कहते हैं, सॉरी एम्पियर क्या कहते हैं। एम्पियर कहते हैं कि किसी भी अगर कोई कंडक्टर या ग्रुप ऑफ कंडक्टर या करेंट्स ओके एम्पीरियन लूप बना रहे हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड का उस लूप के अलोंग लाइन इंटीग्रल, वहां पे क्या था सरफेस इंटीग्रल, और यहां पे क्या है बाउंडेड लाइन इंटीग्रल। ये क्या मतलब है, बाउंडेड लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड। तो एक बार फिर से मैं बताऊंगा क्या होगा। वहां पे क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड का line integral। okay, so the bounded line integral of magnetic field over a closed loop, closed Amperian loop is equals to mu naught times of current enclosed times of current enclosed। यहाँ पे करंट के लिए एक वर्ड और यूज होता है बच्चों, थ्रेडेड, क्योंकि करंट धागे के जैसे बाहर आती है लूप सरफेस के, थ्रेडेड टू दैट लूप। व्हाट लूप, एम्पीरियन लूप। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये नोट कर लो। सो दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ नोट कर लें सभी लोग। So this is Ampere circuital law। Guys clear?
यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए। सो ये है एम्पियर सर्कुटल लॉ। अब देखिए इस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपके पास कहीं पर कोई, भाई मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? करंट बनाती है ना मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपके पास मान लीजिए, कुछ करंट कॉम्बिनेशंस हैं, करंट कुछ ऊपर जा रही है, कुछ नीचे भी जा रही है, कुछ ऊपर जा रही है, इन करंट कॉम्बिनेशंस को लेकर के अगर आप एक सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का एक सरफेस बना रहे हैं, ये जो सॉरी लूप बना रहे हैं, इससे करंट नीचे जा रही है, ये लूप क्या है? ये इनके मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करके बनने वाला लूप है। जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बनता था गॉसियन सरफेस, यहाँ पे ये लूप बनता है। इस लूप को बोलते हैं एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप, इस लूप के हर पॉइंट पर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है। कह रहा है कि अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड को इस लूप की लेंथ के अलोंग जोड़ दो, लेंथ के अलोंग जोड़ दो, लेंथ के अलोंग जोड़ने को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन करना, लाइन इंटीग्रल करना। तो ये जो होगा, ये जो लेंथ के अलोंग जोड़ना जो आएगा, जो इंटीग्रेशन आएगा, वो किसके इक्वल आएगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट जितनी अंदर प्रेजेंट है। तो मान लो अभी यहाँ पे फिलहाल इस सीन में करंट I1 ऊपर जा रही है, करंट I3 ऊपर जा रही है और करंट I2 नीचे आ रही है। तो यहाँ पर इस सीन में जो करंट टोटल होगी वो कितनी होगी? I1 ऊपर तो प्लस, I2 नीचे तो माइनस, और I3 ऊपर तो क्या होगी? प्लस। सो दिस विल बी द रिजल्ट इन पर्टिकुलर दिस सीन, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट I1 माइनस I2 प्लस I3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। समझ में आया? यशराज, हंशिका, हर्षिता, आर्यन, क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब इसका एक यूज़ मैं देख लेता हूँ, इसका एक यूज़ मैं करके आपको बता देता हूँ। बच्चों आपको याद है कि इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर के कारण r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकलवाया था। कितना है, किसी को याद है? कोई बता सकता है? कई बार यूज भी कर चुके हम लोग। बोलो बोलो बोलो। भूल जाते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, गलत बात है, पछताओगे। म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, r डिस्टेंस पर इनफाइनाइट कंडक्टर के कारण निकलता है कि नहीं निकलता? बोलो। यस निकलता है ना? हाँ या ना? बोलो हंशिका, तुम क्या चुप क्यों बैठी हो बेटा? बोलोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ा है क्या मैंने? हेलो, अरे बोलो बच्चों, नहीं पढ़ा है क्या मैग्नेटिक फील्ड? पढ़ा है सर। हाँ, तो कितना है मैग्नेटिक फील्ड? यशराज बोल दो नहीं पता बेटा, ये तो बोल दो सर नहीं पता, मुझे भूल गया। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? आज तुम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो यार? क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, सब लोग जुड़े हुए हो, माइक ऑन करो। हाँ, जय का माइक ऑन हो गया। और क्या दिक्कत हो रही है? हर्षिता का माइक ऑन हो गया। यशराज माइक ऑन करो, ऑन रहने दो माइक, हम जब बोलेंगे तब बंद कर लेना माइक। यशराज तुम भाग गए बेटा क्लास से, है ना? निशांत भी भाग गया क्लास से, बहुत बढ़िया बेटा। हंशिका माइक ऑन करो, क्या दिक्कत है? हंशिका माइक ऑन कीजिए। हंशिका माइक ऑन कीजिए। चलो जितने बच्चे उन्हीं से बात की जाए। ये बताओ भैया जय कि इनफाइनाइट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अपन ने नहीं बताया क्या आपको? नो सर। नो सर। चलो भैया पन्ना पलटो। आपको पता नहीं कि हमने नहीं बताया? सर मैं भूल गया सर। हाँ, सर मैं भूल गया सर। नहीं पता? क्या बोल रहे हो? क्लियर बोलो थोड़ा। सर मैं भूल गया सर। अरे थोड़ा साफ आवाज़ नहीं आ रही, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? सर मैं भूल गया। आप भूल गए हो? अरे भाई याद करो, मैंने प्रूफ कराया था, याद करो। अल्फ़ा बीटा लेंथ लेकर के यहाँ पे एंगल लेके, याद आया?
यस सर। फाई वन और फाई टू एंगल लेके किया था, याद है ना? यस तो सर। कितना डेरिवेशन आता है उसका इन्फानाइट का, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आती है बी की वैल्यू। क्लियर हुई? यस सर। बी की वैल्यू आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको एम्पियर सर्कुटल लॉ प्रूफ कराने जा रहा हूँ। ओके, तो आप लिख सकते हैं प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ, ये मैं प्रूफ कराने जा रहा हूँ आपको, ठीक है? चलिए, तो एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर ले लीजिए और यहाँ पे आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, कैसा जाएगा? कंसेंट्रिक सर्किल। तो उसको बना लीजिए अपना एम्पीरियन लूप। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये आर डिस्टेंस पर आपका जो है ये एम्पीरियन लूप हो गया। बोलो यस। यस सर। हाँ, ये हो गया। अब क्या फॉर्मूला होता है भाई? हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, हमें बी डॉट डी एल निकालना है। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है बेटा? टेंजेंशियल होती है कि नहीं होती, बताओ? यस सर। हाँ, इस पॉइंट पर डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी। तो बी डॉट डी एल ओपन कर दो, तो बी की वैल्यू कितनी होगी? मॉड बी मॉड डी एल कॉस थीटा। तो वेक्टर बी और वेक्टर डी एल, इस पॉइंट पर जो लेंथ वेक्टर डी एल है इसके बीच का एंगल कितने डिग्री दिख रहा है? 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये डी एल इसी का तो होता है लेंथ वेक्टर। तो बी डी एल 0 डिग्री, तो कितना आ गया? बी मॉड और डी एल मॉड। बोलो यस। यस सर। मॉड बी बाहर और यहाँ आ गया डी एल। मॉड बी की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। अभी पढ़ा है ना, मॉड बी की वैल्यू ऊपर बताई थी ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यस सर। और डीएल मतलब इस पूरे का लेंथ का इंटीग्रेशन। बोलो पूरी लेंथ कितनी होगी इस सर्कुलर छल्ले की? आर रेडियस है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? बोलो बोलो कितनी होगी? सर्किल की पेरीफेरी है ना, कितनी होगी? 2 पाई आर। कितनी लेंथ होगी? 2 पाई आर। 2 पाई आर। आर से आर कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आंसर कितना आ गया? म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई। हो गया प्रूफ कि नहीं हुआ, बताइए? यही है एम्पियर सर्कुटल यस लॉ सर। कि नहीं है? यही है एम्पियर सर्कुटल लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। हंशिका, समझ में आया? आज बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? माइक ऑफ करके बैठे हुए हो। जय, समझ में आया तुम्हें? यस सर। हाँ, तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। तो ये है बेटा अपना प्रूफ, किसका? एम्पियर सर्कुटल लॉ को। नोट करो जल्दी से। हर्षिता, आ गया समझ में? यस। नोट कर लीजिए, डन बोलिए फिर। Sir, हाँ बेटा बोलो। excuse me, sir. Yes, Sir, beta. please explain this part again. Sir, I lost my network connection. ओके, सो हर्षिता, आई सेड दैट कि हमें यहाँ पर एम्पियर सर्कुटल लॉ प्रूफ करना है। सो हमने बी डॉट डी एल ले लिया। ओके, लाइन इंटीग्रल करना हमें बी डॉट डी एल का। क्लियर? Yes, sir. ये हमारे पास करंट कंडक्टर है। इसका जो सिमेट्रिक फील्ड बनेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का कैसा बनेगा आपने पढ़ा है? कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनता है कि नहीं बनता? Yes, sir. तो मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर ले लिया, इस पर मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मुझे, इस पर मुझे प्रूफ करना है। तो क्या है? बी डॉट डी एल। तो मॉड बी, अब यहाँ पे डी एल लेंथ ले लो बेटा, छोटा सा कंडक्टर डी एल है, तो वेक्टर कितना बनेगा? मॉड बी मॉड डी एल कॉस 0। क्यों? क्योंकि लेंथ की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, टेंजेंशियल। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जाता है हर पॉइंट पर क्या होता है? टेंजेंशियल होता है। सो कॉस कितने डिग्री? 0 हो गया।
सो बी इंटू डी एल हो गया। बी कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर बी का मैग्नीट्यूड बाहर ले लिया। डी एल का लेंथ इंटीग्रल कितना होगा 2 पाई आर। तो बी की वैल्यू कितनी होती है इन्फानाइट कंडक्टर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो क्या म्यू नॉट आई बचा कि नहीं बचा? Yes, sir. और यही हमें प्रूफ करना था ना। Yes, sir. यस, सो दिस इज द प्रूफ फॉर एम्पियर सर्कुटल लॉ। नोट कर लो। डन। यस सर। फोटो खींची है ना। चलो अय्या क्या कर रहा है? चलिए अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं। एम्पियर सर्कुटल लॉ देखिए क्या लिखा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फॉर अ क्लोज कर्व इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। वंस अगेन आई एम रीडिंग, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ with respect to the loop b dot dl for a closed curve is equal to mu naught times of the I current I threading through the area bounded by the curve. Okay, yes, threading through the area bounded by the curve. So mathematically we can write b dot dl equal to mu naught into I, b dot dl equal to mu naught into I। चलिए एक सीन देखते हैं यहाँ पे। एक मेरे पास मान लीजिए किसी लूप से करंट थ्रेड हो रही है, तो हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग कई सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, जिसमें से हम कोई एक कंसेंट्रिक सर्कल उठा लेते हैं। ये देखिए हमने आर डिस्टेंस पर पर्टिकुलर कोई कंसेंट्रिक सर्कल उठा लिया, और आर डिस्टेंस पर कंसेंट्रिक सर्कल उठा करके यहाँ से करंट बाहर जा रही है। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगा। ये देखिए करंट बाहर निकल रही है, मतलब इसी डायग्राम को, ये जो लेफ्ट में बना इसी को मैंने राइट में बनाया है, बट लेफ्ट में ये सामने प्लेट रखी हुई है, और राइट में जब आप देख रहे हैं तो ये ऊपर से आप देख रहे हैं, राइट वाले डायग्राम को आप ऊपर से देख रहे हैं। तो करेक्ट इन इमर्जिंग आउट। ओके, सो फील्ड यहाँ पे जो जनरेट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो डी एल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बी, दैट विल बी टेंजेंशियल, एंड दोनों के बीच का एंगल कितनी डिग्री है, 0 डिग्री। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसको, नाउ प्रूफ करते हैं। सो बी डॉट डी एल निकालते हैं, बी की वैल्यू बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0। सो बी की वैल्यू बाहर आ जाएगी, बी कांस्टेंट है, केवल डी एल बचेगा। नाउ डी एल का इंटीग्रेशन कितना होगा 2 पाई आर, और बी की वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। तो आंसर क्या आ गया, म्यू नॉट इंटू आई। नोट करिए अच्छे से। ये वही डेरिवेशन है जो मैंने किया। सो दिस इज द प्रूफ फॉर एम्पियर सर्कुटल लॉ। इज इट क्लियर यू, इज इट क्लियर टू यू गाइज? अच्छे से समझ में आ गया? Yes, sir. ओके डन। नोट कर लिया, डन। यस Sir, सर। last part. हाँ जी बेटा।
Yes, sir. Done. ओके, चलिए अगला डेरिवेशन डालिए बच्चों। राइट द नेक्स्ट डेरिवेशन। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है बच्चों ये। नाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू एट एंड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। ठीक है, किसी स्ट्रेट सोलेनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। एक सोलेनॉइड बना लीजिए बच्चों। एक सोलेनॉइड बना लीजिए इस तरीके से। ये सोलेनॉइड बना लीजिए और ये करंट आपने फ्लो करी, तो इधर वाले छल्ले में देखिए, लेफ्ट वाले में कौन सा पोल बनेगा बताओ। करंट इधर से आ रही है इधर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नो, इधर से इधर आ रही, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन सा पोल बनेगा लेफ्ट में, बता सकते हो आप लोग? लेफ्ट में कौन सा पोल बनेगा बताओ। Sir, North Pole. नहीं, नॉर्थ कैसे बनेगा बेटा, क्लॉकवाइज है ना। साउथ। क्लॉकवाइज में साउथ बनेगा, इधर बनेगा लेफ्ट में साउथ और इधर बनेगा नॉर्थ। हर्षिता, हंशिका, क्लियर हुआ? Yes, sir. हो गया. हाँ, ठीक है ना। देख लो इस तरीके से लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं इधर की तरफ अंदर आएंगी, वहां बाहर निकलेंगी। देखो ऐसे करते थे ना मैं, ये देखो ये अंदर आ रही हैं यहाँ, तो ऐसे अंदर आती जाएंगी और यहाँ बाहर निकलती जाएंगी। तो यहाँ बन जाएगा नॉर्थ और इधर बन जाएगा साउथ। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। Yes, sir. चलिए अब हमको देखिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम एम्पीरियन सर्कुलर लॉ लगाएंगे। तो आप एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लो और उस रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप को कुछ ऐसी पोजीशन पे रख दो, ये देखो ऐसे, पी क्यू आर एस लिख भी सकते हो। कंसीडर आ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप पी क्यू आर एस। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप पी क्यू आर एस। काम कर यार अपना। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप पी क्यू आर एस। डन। यस सर। चलिए ठीक है, ये आपने पी क्यू आर एस लूप ले लिया। अब देखो बच्चों, पी क्यू आर एस लूप में जो आप ट्रैवल करोगे, उसमें ट्रैवल करने का सेंस कैसे लोगे। पी से लेके क्यू, क्यू से लेके आर, आर से लेके एस और एस से लेके पी, ऐसे ले लो। ये डीएल का सेंस है, लेंथ का।
P से लेके Q, Q से लेके R, R से लेके S एंड S से लेके P। डन। यस सर। ओके, तो इस तरीके का सेंस ले लिया आपने, P Q Q R R S S P। ओके, चलिए लेंथ ले लो A, इस लूप इसकी लेंथ ले लीजिए A। ये जो लेंथ है आपका लूप की, इधर वाली लेंथ A ले लो, ये A लेंथ है, देखो लिखी हुई है A लेंथ, दिस इज द लेंथ A। डन। डन। यस सर। Yes, sir. चलिए तो क्या रूल बनेगा बच्चों, लिखो B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई नॉट। आई नॉट का मतलब क्या है, उस लूप के अंदर आने वाली टोटल करंट। लिखो B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई नॉट, वेयर आई नॉट इज द नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द सोलेनॉइड। बहुत आराम से करिएगा, अब आराम से बिल्कुल एकदम अच्छे से। B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट into I naught and I naught is the net current threading through the solenoid. ओके, चलिए देखिए बच्चों, अब अगर मैं लूप में इस लूप में इंटीग्रेशन को खोलूं तो मेरे पास चार पार्ट हैं, एक है पी क्यू, एक है क्यू आर, एक है आर एस और एक है एस पी। तो चार पार्ट में इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दो बच्चों, पी क्यू क्यू आर एस एस पी। चलिए ब्रेक कर दीजिए। पी क्यू क्यू आर एस एस पी। पी क्यू क्यू आर एस एस पी। ओके, लिख लिया, लिख लिया। Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों, अब यस। मुझे ध्यान से देखो, बी डॉट डी एल, पी क्यू और मैग्नेटिक फील्ड बी। देखो मैग्नेटिक फील्ड बी कहाँ होगा, इसके एक्सेस में होगा, मतलब एक्सेस में होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी होता है। तो फर्स्ट वाले में एंगल कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, देखो 0 डिग्री। तो लिखो फर्स्ट वाले का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सर एक बार रिपीट कर दो फिर से। देखिए मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि अंदर जो होगा ना मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये जो होगा अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड जो जाएगा वो सोलेनॉइड के अंदर जाएगा कुछ इस तरीके से। बाहर कैसा चलता है, नॉर्थ टू साउथ, और अंदर चलता है साउथ टू नॉर्थ। तो अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो डीएल के सेम डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. तो बी और डीएल के बीच का एंगल कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो बी डॉट डी एल टूटेगा Yes. तो वेक्टर ए डॉट बी कितना होता है बेटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, बी इंटू डी एल कॉस 0। यस और नो? Yes, sir. तो लिखिए बी डी एल कॉस 0। क्लियर? Yes, sir. अगला, अगला देखो बेटा, यहाँ पे देखो डीएल तो अंदर ही जा रहा है, बट यहाँ पे ये कैसे भाग रहा है, 90 डिग्री भाग रहा है इसके साथ, वेक्टर बी के साथ। तो अगले वाले में ले लो कॉस 90।
अगले वाले में ले लो cos 90। बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं है, तो थर्ड वाले में बी की वैल्यू 0 पुट कर दो। क्यों होगी 0, नहीं होगी बोलो? यस सर। हाँ, Yes, sir. क्लोजली पैक्ड सोलेनॉइड होती है तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो बी की वैल्यू 0। और लास्ट वाले में फिर से एंगल 90 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 90। यस की नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये cos 90। तो देखिए cos 90 वाले पार्ट 0 कर देंगे, तो केवल एक पार्ट बेटा जिंदा बचेगा। कौन सा वाला? ये वाला, क्योंकि ये हो गया cos 90 की वजह से 0, ये भी खुद 0 की वजह से 0, ये cos 90 की वजह से 0, केवल एक पार्ट बचा। अब dl लेंथ का इंटीग्रेशन कितना है बेटा? a, क्योंकि इस लूप की dl लेंथ जो कितनी है? a बन रही, तो लिखो b इंटू ए। समझ में आ गया इतना? b डॉट डी एल कितना बन जाएगा? b इंटू ए। क्लियर है? यस सर। ओके। Yes, sir. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से सुनिएगा जब हम कुछ बोल रहे हैं। लिखो, लेट द नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, लेट द नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ बी स्मॉल एन, बी स्मॉल एन। ठीक है, मतलब सोलेनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं वो कितने होते हैं? स्मॉल एन। बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ, अब ध्यान से देखिए, Yes, जहाँ जो sir. मैं लिख रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिए। देखिए, यूनिट लेंथ में कितने फेरे हैं? एन फेरे। कहो हाँ। यूनिट लेंथ में कितने टन्स यस सर। लपेटे Yes, हुए sir. हैं? एन टन्स लपेटे हुए हैं। तो मेरे पास सोलेनॉइड की मैंने कितनी लेंथ ली है बेटा? लूप की ए लेंथ। तो ए लेंथ में कितने फेरे होंगे बेटा? एन इंटू ए। बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. है ना? तो एन में मेरे पास कितने होंगे? एन इंटू ए। एन इंटू ए होंगे मेरे पास। ए लेंथ पे अगर यूनिट लेंथ पे एन टन्स हैं, तो ए लेंथ पे मेरे पास कितने होंगे? एन इंटू ए। और हर फेरे में से कितनी करंट आ रही है? आई। तो एन ए में से कितनी करंट आएगी बेटा? बोलो। एन इंटू ए इंटू आई। बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. अगर हर टर्न में से आई करंट आ रही है, तो ए लेंथ के अंदर अगर एन ए टर्न्स हैं, तो एन ए टर्न से कितनी करंट हो जाएगी? एन इंटू ए इंटू आई। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस Yes, सर। sir. ओके, तो मेरा जो लॉ बनेगा वो क्या बनेगा? बी इंटू ए। देखो क्या बनेगा मेरा? बी डॉट डी एल कितना निकला मेरा? बी इंटू ए निकला है, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। टोटल करंट कितनी निकली बेटा? एन ए आई। तो यहाँ रख दो एन इंटू ए इंटू आई। रख दोगे? यस सर। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी इंटू ए इक्वल टू क्या लिखना पड़ता है? म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, और आई नॉट की जगह टोटल करंट कितनी निकली है मेरी? एन इंटू ए इंटू आई। ए से ए क्या कर दो? कैंसिल। ए से ए कैंसिल कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड बी कितना आ गया? म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? म्यू नॉट एन आई। क्लियर? यस सर। ओके। Yes, sir. हाँ, लिखो, वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। लिखो, वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ where small n is the number of turns per unit length of the path and I is the current passing through the
लीड यानी वायर ऑफ द सोलेनॉइड, और आई जो है वो सोलेनॉइड में बहने वाली, जो फेरो में बहने वाली करंट है। ठीक है, डन बच्चों। यस सर। सो ये है बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और आज मैं एक बार फिर से आपसे बोलूँगा, बस ये इसके आगे कल एक डेरिवेशन लास्ट बचा इस चैप्टर का, तो एक बार मैं आपसे शुरुआत में ये करवाऊंगा, फिर इसके बाद मैं एक डेरिवेशन लास्ट में ये बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर में।